दोस्तों बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं जब मैं उनको ये फोटो दिखाता हूँ। ये एक्चुअली में एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है और हमारे क्लाइंट यहाँ से यहाँ तक अपने आप को चेंज कर गए। इतना पॉसिबल है चेंज करना अगर आप हमारी गाइडेंस में चलो। जिन लोगों को डाउट होता है ना खुद पे, ये हम करवाते हैं। और ये भी साफ है, नेचुरल को नेचुरल और एनहेंस्ड को एनहेंस्ड क्लाइंट कहते हैं। फिलहाल इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने बहुत सही स्ट्रेटेजी लगा के करवाया है। अभी ये करंटली 5 to 7% के बॉडी फैट पे आ चुके हैं, जो एक क्लोज टू कॉम्पिटिटिव स्टेज का बॉडी फैट परसेंटेज कहलाया जाता है, जो सबके बस की बात तो नहीं है करना। इसीलिए मैंने बोला है कि सबके अपने अपने गोल और हम उसी हिसाब से क्लाइंट को पुश करवाते हैं। अब मैं एक एक मसल को क्या गिनवाऊं। बाइसेप भी बिल्कुल लीन डाउन हो गए हैं, चेस्ट भी एकदम क्लियर दिख रही है, एब्स का सेक्शन एकदम क्लियर, 6 पैक एब्स दिख रहे हैं, ऑब्लिक्स एब्डोमिनल्स का सेक्शन एकदम क्रिस्प हो चुका है क्योंकि बॉडी फैट हर जगह से एक साथ गिरा है। 2 चीजें और रख देना चाहता हूँ। एक तो ये भाई वेजिटेरियन है, दूसरा बहुत बेसिक डाइट दी है हमने इनको। कोई बहुत हाई लेवल की महंगी वाली डाइट नहीं दी, कम बजट में ही तैयार करवा दी थी हमने। और अगर आपको भी अपने आप को इस तरीके से बदलना हो तो हमारे साथ आज ही जुड़ो। अच्छी बात यह है कि न्यू ईयर दोस्तों स्टार्ट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और हमारा ये ऑफर है ट्रेनिंग का कि इस वक्त से लेके 7 जनवरी तक हमारी फीस ट्रेनिंग की कम हो गई है। सिर्फ 5,000 रुपए में 3 महीने की कोचिंग आप हमसे ले सकते हो, पेमेंट एक साथ करने पे। अगर खुद को बदलना चाहते हो, इस तरीके की प्रोग्रेस चाहते हो, तो आज ही हमें डीएम करो इस जगह, और 7 तारीख से पहले पहले इस ऑफर को ग्रैब करो। ये साल खत्म होने को आया और 2025 में हमने बॉडी बिल्डिंग का एक बड़ा डाउनफॉल देखा दोस्तों। ओलंपिया की शुरुआत होते ही ये देखने को मिलता है कि ओलंपिया की सीट्स, यहां तक कि आगे फ्रंट रो की सीट्स भी खाली पड़ी हुई थी। बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा इवेंट, और ये हालत देखने को मिली। पिछले 5 सालों से हर साल बॉडी बिल्डिंग की पॉपुलैरिटी कंटिन्यूअसली गिरती चली जा रही है और लोगों का रुझान इस गेम को देखने के प्रति कम हो रहा है। क्या है इस चीज की वजह, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं। यह हम शुरुआत 2018 से करते हैं, जब फिल हीथ 7 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया बन जाने के बाद 8वें साल में अपने हार जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि अब शॉन रोडन एक एस्थेटिक, परफेक्ट और हार्ड बॉडी वाले मिस्टर ओलंपिया हमें मिले। अब बबल गट वाले फिल हीथ को देखना नहीं पड़ेगा। और ये मूवमेंट सही में एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था कई सारे ओलंपिया फैंस के लिए, क्योंकि ओलंपिया में अभी तक जजेस के देखने का तरीका एक पर्टिकुलर फिजिक को जो था वो पलट चुका था। यानी फिल हीथ से हटके अब शॉन रोडन जजेस के और जनता के फेवरेट ऊपर निखर के आ गए। एक नए दौर की शुरुआत हुई यहाँ से और लोग बहुत खुश थे। 2019 का जब साल आता है तो एक और नए मिस्टर ओलंपिया हमें मिलते हैं, ब्रैंडन करी। इनको कुछ लोगों ने पसंद किया उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं ओलंपिया के डाउनफॉल की शुरुआत ब्रैंडन करी कर चुके थे। और ऐसे कुछ एथलीट्स थे जो उस समय पॉडकास्ट में आकर के डोरियन येट्स और रॉनी कोलमैन जैसे लेजेंड ब्रैंडन करी के लिए ये स्टेटमेंट पास करते हैं। I feel the standard of the Mr. Olympia is not what it used to be. Brandon Curry, this physique, he definitely wouldn't place in the top 6. सिर्फ इतना ही नहीं, डोरियन ने यह भी बोल दिया कि ब्रैंडन करी 6 वीक्स आउट लग रहे हैं अगर हमारे जमाने में compete कर रहे होते तो। 6 weeks before the contest. This So is I 6 would consider weeks to still, you. yeah, I would still consider. उसके बाद रॉनी ने भी एग्जैक्टली यही बात बोली एक अलग अंदाज में। Conditioning is not the same. Look at those guys. I mean, nobody looks like they've been on a diet. हालांकि रॉनी ने ज्यादा ही खराब बात बोल दी थी कि इनमें से कोई डाइट पे भी नहीं है, ऐसा देख के लग रहा है इन्हें। इन 2 अलग अलग पॉडकास्ट में रॉनी और डोरियन एक दूसरे की बात से एग्री करते हुए नजर आए, जो आमतौर पे ये दोनों नहीं करते। पर इससे भी बड़ी दिक्कत तो ये थी कि सारे एथलीट्स इस 2019 मिस्टर ओलंपिया में एक दूसरे के काफी करीब थे। एक मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन की बुनियाद ये होती है, एक मिस्टर ओलंपिया बहुत ही ऊपर दिखाई देता है बाकी सारे कंपेटिटर्स से। ब्रैंडन करी ने आकर के इस गैप को कम कर दिया था और अब सारे बॉडी बिल्डर्स एक दूसरे के क्लोज कंपेटिटर्स लगने लग गए थे। ये था बॉडी बिल्डिंग को लगने वाला पहला बड़ा झटका, और कई लोग मानते हैं कि यही एक नींव बनी जिसने कि आज बॉडी बिल्डिंग को इस दौर में लाके खड़ा कर दिया है, जहां सब एक दूसरे के इतने क्लोज दिखते हैं कि कोई मिस्टर ओलंपिया लगता ही नहीं इनमें से, कोई भी किसी को हरा के चला जाता है। खैर, लोगों का यहाँ पर विश्वास डगमगाया जरूर, और 2019 का साल सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव मिस्टर ओलंपिया का साल कहलाया गया 1983 के बाद। पर 2020 में विश्वास वापस से रीस्टोर करा बिग रैमी ने। 2 साल बाद ओलंपिया में कमबैक किया और आते ही मिस्टर ओलंपिया को जीत करके फिल हीथ और ब्रैंडन करी जैसे एथलीट्स को हरा डाला। पर जैसे ही 2020 का ओलंपिया खत्म हुआ तो डेक्स्टर जैक्सन ऑफिशियली और फिल हीथ अनऑफिशियली स्टेज से रिटायर कर गए, और ये था दूसरा बड़ा झटका इस ब्रांड को। जब 2 बड़े एथलीट्स गेम से जाते हैं ना, तो अपने साथ कमाया हुआ नाम भी ले जाते हैं। खैर, अब 2021 का दौर शुरू होता है और बिग रैमी अपना दूसरी बार ओलंपिया टाइटल जीत लेते हैं। इस बार कुछ बातें हुई
और ओलंपिया पे लोगों के विचार रैमी को लेकर के बदलते हुए नजर आए, क्योंकि ये वो साल नहीं था जिसमें कि 2020 की तरह बिग रैमी एकदम जबरदस्त शेप और मसल फुलनेस के साथ एक अच्छे सेपरेशन के साथ दिखाई दे रहे थे, बल्कि इनके अंदर अब फ्लॉ नजर आने शुरू हो चुके थे। फिर भी ये टाइटल जीत गए तो लोगों के सवाल उठने लाजमी थे। पर जैसे ही 2022 का ईयर लगता है, इस साल रैमी अपना टाइटल हार जाते हैं और सीधा 5th नंबर पे चले जाते हैं। ये एक ऐसा समय था जब हमने एक मिस्टर ओलंपिया को 1st से 5th तक सिर्फ एक साल के अंदर अंदर जाते हुए देखा। ये घटना 38 साल पहले हुई थी, जब समीर बनूट 1983 में फर्स्ट आए थे और 1984 में सीधा 6th पे चले गए थे। और उस टाइम मिस्टर ओलंपिया ब्रांड कितना डैमेज हो रखा था, अच्छे तरीके से याद तो हो गई आप सबको। ठीक वही इस साल 2022 में हमने देखा। ओलंपिया चैंप्स की एक विरासत थी कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई हुआ करती थी। कितने भी घटिया आ जाएं, लेकिन 5th नंबर पे नहीं आएंगे। टाइटल हार जाएंगे लेकिन 5th नहीं आएंगे। बिग रैमी ने वो क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर दी और ये लगा तीसरा बड़ा झटका ओलंपिया ब्रांड को। ओलंपिया को झटका लगने का मतलब बॉडी बिल्डिंग को झटका लगना भी कह सकते हैं, क्योंकि एक रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चैंप कभी इतना गिरते ही नहीं कि पहले से सीधा 5वें नंबर पे चले जाए। और ये सिर्फ एक साइड है कहानी की। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो बिल्कुल एक नए ताजा 212 से मेंस ओपन बने बॉडी बिल्डर डेरेक लंसफोर्ड से भी बिग रैमी हार गए थे। पर कई लोग खुश थे क्योंकि हार्डी शूपन इस साल मिस्टर ओलंपिया थे और पीपल्स चैंप अवार्ड पहले से ही लेकर के बैठे थे। जैसे ही लगता है 2023 का साल, नए बिल्कुल ताजा बने मिस्टर ओलंपिया हार्डी शूपन अचानक से हार जाते हैं डेरेक लंसफोर्ड से और लंसफोर्ड को मिल जाता है अपना पहला ओलंपिया टाइटल। और ये लगा ओलंपिया ब्रांड को चौथा बड़ा झटका। अभी तक हार्डी की लेगेसी एस्टेब्लिश हुई भी नहीं थी, इतने में टाइटल उनसे ले लिया गया और फिर एक नए हाथों में थमा दिया गया। ब्रांड बनने के लिए टाइटल का एक हाथ में रहना जरूरी होता है, कम से कम कुछ सालों तक। पर यहाँ तो टाइटल्स लगातार नए नए एथलीट्स पे जाते जा रहे हैं और डायरेक्ट तो इतने नए थे कि अभी अभी 212 से उठ के आए थे, एकदम मिस्टर ओलंपिया भी बना दिया। ये कुछ ऐसा ही है, थॉर का हथौड़ा थॉर के साथ बाकी सभी लोग उठाने लग गए तो उस हथौड़े की क्या एक्सक्लूसिविटी रह जाएगी। ओलंपिया का ब्रांड सिर्फ एक्सक्लूसिविटी के प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। अगर वो एक्सक्लूसिविटी हर साल किसी और को ट्रांसफर होने लग गई तो उस ओलंपिया सैंडो की वैल्यू गिर जाएगी। ये ओलंपिया आज तक का सबसे ज्यादा हेटेड मिस्टर ओलंपिया माना गया। डेरेक लंसफोर्ड की जीत के बाद एकदम से एक भारी मात्रा में बैकलैश और ट्रोलिंग उन्होंने एक्सपीरियंस की। हार्डी शूपन के फैंस भी उन पे बरसे, वर्ल्ड वाइड भी उनको एज अ न्यू मिस्टर ओलंपिया चैंपियन कंप्लीटली डिनाई कर दिया गया और हार्डी शूपन के साथ एक बड़ी नाइंसाफी हुई। इस चीज को पूरी दुनिया ने माना। मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि डेरेक के अंदर कमियां थी, उनको हारना चाहिए था। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे गलत फैसलों के कारण ओलंपिया ब्रांड किस तरीके से खुद को ही किल करता चला गया और बॉडी बिल्डिंग का जो ये आज हाल हुआ है ना, ये सारे छोटे छोटे से स्टेप्स थे जिसके चलते आज कंप्लीटली गेम से लोगों का विश्वास उठ गया है। पर सिर्फ इतना ही रहता तो भी समझ में आता, लेकिन इस समय तक ना बिग रैमी गेम के अंदर थे, ना फिल हीथ, और नामी प्लेयरों की गिनती में सबसे ऊपर डेरेक लंसफोर्ड बैठे हुए थे जिनको कोई देखना नहीं चाहता था। 2024 का साल लगता है और ओलंपिया अपने 60वें एनिवर्सरी यानी 60वें साल के अंदर एंटर करता है। ये बहुत ही स्पेशल ईयर था क्योंकि गोल्डन सैंडो मिलना था जो जीतता इस टाइटल को, और अब सबकी निगाह थी हार्डी शूपन के ऊपर और डेरेक लंसफोर्ड के ऊपर, क्योंकि यही थे जो टॉप 2 में लीड करके चल रहे थे इस गेम को। पर एक नए एथलीट भी आ चुके थे, सैमसन दौदा, जिनके काफी हद तक लोगों को आसार लग रहे थे कि वो भी इस टाइटल को जीत सकते हैं। और ठीक हुआ भी यही। जैसे ही ओलंपिया खत्म होता है तो फिर एक और नया मिस्टर ओलंपिया चैंपियन चुन लिया जाता है और उसको गोल्डन सैंडो पकड़ा दिया जाता है। इस ओलंपिया में हैरानी ये हुई कि सैमसन की कोई हाइप नहीं थी, क्योंकि सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनकी बॉडी देख चुके थे ना, उसके बाद ये मान के बैठे थे कि ये एथलीट तो बिल्कुल नहीं जीत सकता है। पर कई सारे लोग खुश भी थे कि अब डेरेक लंसफोर्ड मिस्टर ओलंपिया नहीं थे और उनको कोई देखना भी नहीं चाहता था। पर एक बार फिर ओलंपिया ने अपने टाइटल की एक्सक्लूसिविटी खोई और फिर एक और नए चैंपियन को नवाजा, वो भी एक नॉर्मल सैंडो नहीं बल्कि गोल्डन 60th एनिवर्सरी के सैंडो के साथ। इस समय तक गेम में सारे नए एथलीट्स आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी डिवीजन के अंदर 6 बार क्लासिक फिजिक चैंपियन बने क्रिस बमस्टेड ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि मैं अब इस गेम से जा रहा हूँ। और इकलौते यही एक एथलीट थे पूरे ओलंपिया ब्रांड के पास जिनके पास इतना नाम था कि इनको सीधा आर्नोल्ड से कंपेयर किया जाता था। लेकिन अब इनके जाने का टाइम भी आ गया और 2024 का साल इस तरह खत्म हुआ। जैसे ही 2025 का साल लगता है, सब लोगों को उम्मीद थी कि इस बार तो वापस से सैमसन दौदा या फिर हार्डी शूपन में से ही कोई मिस्टर ओलंपिया बनेगा। पर ओलंपिया वाले दिन रेनिंग मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा इतने खराब आ जाते हैं कि सीधा तीसरे नंबर पे ही चले जाते हैं। हार्डी शूपन को जजेस पसंद नहीं करते और नंबर 1 पे आ जाते हैं वो बॉडी बिल्डर जिनसे सबको नफरत है। सॉफ्टेस्ट मिस्टर ओलंपिया एवर कहा जाता है इनको, डेरेक लंसफोर्ड। ये अपना दूसरा टाइटल क्लेम कर लेते हैं और जे कटलर की एक एक्सक्लूसिविटी थी
हारने के बाद टाइटल को दोबारा जीतने की। अब ये चीज भी डेरेक लंसफोर्ड के पास आ जाती है और एक बार फिर एक्सक्लूसिविटी खत्म होती हुई दिखती है हमें यहाँ पर। एक बहुत बड़ा फर्क था इस पूरी बात में। जब जे कटलर ने दोबारा अपनी जीत कायम करी थी तो उनको सब लोगों ने पसंद किया था, लेकिन यहाँ डेरेक लंसफोर्ड ने जब ऐसा किया तो लोग कलप के रह गए। यह है दोस्तों ओलंपिया को लगने वाला सबसे बड़ा झटका, एक तरह से ताबूत में लगने वाली आखिरी कील। यही वो मोमेंट था जब डेरेक लंसफोर्ड को फिर से मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बना दिया गया और ये सबसे ज्यादा हेटेड मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट आज तक का बन गया। अब दोस्तों ओलंपिया सिर्फ एक गेम नहीं है। जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात होती है तो एक क्लाइमैक्स हर एक इंसान के दिमाग में आता है और वो क्लाइमैक्स हर बार मिस्टर ओलंपिया पे जाके ही खत्म होता है। लेकिन जब क्लाइमैक्स खराब होता है ना तो लोगों का मूड भी खराब हो जाता है और पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। और यही एक कारण था कि इस साल ओलंपिया की सीट्स, जो जेक वुड ने कहा कि सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्रैंड इवेंट होगा हमारा आज तक का, इतना सब कुछ कह लेने के बाद भी ओलंपिया की सीट्स आगे की खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि गेम के अंदर आज कोई फेस ही नहीं बचा जो इस पूरी गेम को लीड कर सके। जो फेस लोगों को चाहिए वो फेस एनपीसी और आईएफबीबी को नहीं चाहिए। तो यहाँ एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है लोगों के और फेडरेशन के बीच में। और आज जब कोई मिस्टर ओलंपिया बनता है तो पुराने ओलंपिया लेजेंड्स डोरिनेट्स जैसे ये कहते हैं कि मिस्टर ओलंपिया सिर्फ वही होना चाहिए जो हो एक अल्टीमेट मेल फिजिक, जो बॉडी बिल्डर टॉल हो, जैसे आर्नोल्ड हो गए, ली हैने जैसे एथलीट्स हो गए। You look at Arnold or Lee Haney, wow, yeah, I get it. That's the ultimate male physique. हाल ही में डोरियन ने ये सब कहा और कहा कि सिर्फ 5 फीट 4 इंच का बॉडी बिल्डर आप किसी को आज दिखाओ और ये बोलो ये है अल्टीमेट मेल फिजिक, तो लोगों को कैसा लगेगा? वो कहेंगे ये तो एक रेफ्रिजरेटर जितना ही लंबा है। If you talk to the guys that are Mr. Olympia now and you show that to a member of the public and say that is the ultimate male physique. Well, hold on, he's only like 5'4" or something, isn't he? And he's like a fridge. How is that possible? हालांकि रेफ्रिजरेटर भी 5'4" से ऊपर की हाइट के होते हैं। डोरियन ने आज के हिसाब के मिस्टर ओलंपियास के ऊपर एक ताना कसा। साफ साफ डेरेक लंसफोर्ड, हार्डी शुपन या बाकी 212 एथलीट्स को पॉइंट आउट करते हुए बताया कि देखो इतनी छोटी हाइट वाले एथलीट्स आज मिस्टर ओलंपिया बन रहे हैं। देखा जाए तो ये चीज काफी सारे लोगों को खराब लग सकती है कि किसी की हाइट को मुद्दा बनाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो आपके बस में नहीं है। आप सिर्फ मसल्स बड़ी कर सकते हो, हाइट नहीं। पर अगर सोचा जाए और वाइड ऑडियंस के परसेप्शन को इस कन्वर्सेशन में मैं लाके रखूं तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एंड्रयू जैक्ट को चाहते हैं कि अगले साल वो मिस्टर ओलंपिया बने। अब एंड्रयू एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो 6 फीट से ऊपर के हैं, जिनके कंधे बहुत चौड़े हैं, वेस्ट बहुत पतली है, अच्छे लैट्स हैं और बहुत हार्ड मसल्स हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो डोरिनेट्स कह रहे हैं और ये सब वो चीजें हैं जो लोग भी चाह रहे हैं। इसका मतलब डोरियन की थिंकिंग और लोगों की थिंकिंग सेम है। इन दोनों थिंकिंग में रेजिस्टेंस नजर नहीं आता, जैसे कि जजेस और लोगों की प्रेफरेंस में रेजिस्टेंस है। और भले ही डोरियन ने आज के एथलीट्स हार्डी शुपन, डेरेक की हाइट के ऊपर एक ताना कसते हुए उनको रेफ्रिजरेटर से कंपेयर करा है और 5-6 के एथलीट्स को भी 5-4 का बोल दिया है, तो उनकी बात कहने का तरीका शायद गलत हो सकता है, पर उनकी थिंकिंग लोगों से जरूर मेल खाती है। इस स्टेटमेंट के बाद दोस्तों डेरेक लंसफोर्ड का रिप्लाई आता है और वो डोरियन को ये कहते हैं कि डोरिनेट्स ग्रेट हैं, पर आज का जो एरा है ये बॉडी बिल्डिंग को नए लेवल तक लेकर के जा रहा है। हम पुराने एथलीट्स की रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, पर आज अभी ये ग्रेटेस्ट मूवमेंट है पूरे बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में। अभी ये ग्रेटेस्ट क्यों है ये बात हमें तो पल्ले नहीं पड़ती। शायद डेरेक लंसफोर्ड अभी चैंपियन बने बैठे हैं इसलिए ग्रेट होगा इस समय, और ये बात और ज्यादा लोगों को डेरेक के खिलाफ कर दे रही है। बॉडी बिल्डिंग अपने सबसे महान दौर से अभी गुजर रही है, ये कह के डेरेक ने लोगों को और ज्यादा कल्पा दिया है। हम सारे लोग जानते हैं इस साल के पिट्सबर्ग में किसको चैंपियन होना चाहिए था, पर जब डेरेक ने निक को हराया तो ये बात तक बोल डाली कि मैंने निक वॉकर को एक अपॉर्चुनिटी दी है। You know, he should be thanking me for doing the show. That's an opportunity that I gave him. अब डेरेक एक ऐसे चैंपियन भी हो चुके हैं जो मोस्ट हेटेड तो है ही, पर अब कहीं ना कहीं एरोगेंट भी है। तो डेरेक ओलंपिया छोड़ दो, बॉडी बिल्डिंग के कंप्लीट ब्रांड के लिए कितने घातक साबित हो रहे हैं ये आप सोच सकते हो। ओलंपिया जीतना इस साल का सबसे ज्यादा उनका वर्स्ट मूवमेंट साबित हुआ, एक ऐसा मूवमेंट जिसको उनके अलावा एंजॉय और किसी ने नहीं किया। सिर्फ यही दिक्कत नहीं है कि आप उन एथलीट्स को ऊपर लेकर आ रहे हो जिनको जनता नहीं देखना चाह रही, बल्कि एक दिक्कत ये भी है कि अब आपने लोगों को बोर करना भी शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल अलग पॉइंट है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग में आज इस नई आई गिरावट का एक अलग ही रीजन है ये। आज एक साल में इतने शोज होते हैं कि पुराने शोज याद ही नहीं रहते हैं। क्या आपको ये याद है अभी शॉन क्लैरिडा ने लास्ट 3 शोज कौन कौन से खेले थे? इतना बड़ा एथलीट है, कोई छोटे मोटे एथलीट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या मुझे तक याद करने के लिए एक बार उनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी चेक करना पड़ेगा। चलो और बड़े एथलीट की बात करता हूँ। आपको ये याद है सैमसन दौदा ने अभी लास्ट शो कौन सा खेला था? क्या नाम था उस शो का? दिमाग पे जोर डालोगे ना तो भी आसान नहीं होगा याद करना। ये तो हालत हो गई है, इतने ज्यादा टू मच शोज होने लग गए हैं। मैंने कहा ना ये एक बात है, ये तो बोरियत का एक कारण है ही, लेकिन इन सारे शोज में अब बड़े बड़े एथलीट्स कंपीट करने के लिए आ जाते हैं। प्रमोटर्स पैसा देते हैं और ये एथलीट चल पड़ते हैं किसी भी शो में खेलने,
क्लैरिडा अभी हाल ही में चाइना प्रो खेलने आ गई ये कह के कि मुझे शोज खेलना बड़ा पसंद है। उससे पहले वो एथलीट जापान में गया था, उससे पहले इन्होंने एक और ये शो मैक्सिको प्रो खेला था, और उससे पहले इन्होंने ओलंपिया खेला था। इतने सारे शोज, और उससे भी पहले आर्नोल्ड क्लासिक। क्रिस बमस्टेड को कभी आपने ऐसे करते हुए नहीं देखा होगा, इसीलिए उनके पास स्टारडम था। इसीलिए 2 पॉइंट्स एक साथ उठा रहा हूं मैं। आज के एथलीट्स अपना स्टारडम लूज कर चुके हैं, ऐसे ऐसे शोज खेल लेते हैं जिनको खेलने की उनको कोई जरूरत नहीं होती है। पिछले साल फ्रांस प्रो खेल लिया था सैमसन दौदा ने ओलंपिया होने से 2 हफ्ते पहले। सबने कहा क्या जरूरत थी खेलने की, और कोई वैलिड रीजन था भी नहीं सैमसन पे, बस ये बोल दिया कि मेरे को खेलना पसंद है, जिससे कि उन पे विश्वास करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से उनसे हिल गया था। हालांकि ओलंपिया जीत गए, पर क्या कीमत चुकाई सैमसन ने? कोई एक्साइटेड नहीं था उनकी जीत पर, ये कीमत चुकाई। ये भी एक बड़ा रीजन है कि ओलंपिया देखने की एक्साइटमेंट अब हमें नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है हमने अभी तो कुछ समय पहले इनको देखा था कंपीट करते। अब ओलंपिया में कितना ही बदलाव करके लेकर आ जाएंगे अपनी बॉडी में, और आते भी अगर बदलाव करके तो फिर उसके बाद फिर एक और शो तैयार रहता है इनका, जिसमें कि खेलने को उतारू रहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने थोड़ी देर पहले भी उठाया था वीडियो में, बॉडी बिल्डिंग के डूबने का, एक बार फिर उसको उठाने जा रहा हूं। कोई क्लियर चैंपियन आज की डेट में हमारे पास नहीं है। जजिस का डिसीजन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है इन एथलीट्स के हिसाब से। कभी एक जीत जाता है, कभी दूसरा उसको हरा के जीत जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, पर किसी में इतना मार्जिन या इतना गैप क्रिएट करने का पोटेंशियल नहीं है कि अगर थोड़े बहुत खराब भी आए तो भी जीत उन्हीं की कायम हो, और पुराने चैंपियंस ने वो करा था। फिल हीथ भी कई बार उतने अच्छे नहीं आए हैं जैसे कि 2014 में लोग मानते हैं। हालांकि मुझे तो काई ग्रीन की फिजिक ज्यादा फेड आउट लग रही है। खैर 2014 में इनको अच्छा नहीं माना गया फिल हीथ को। 2015 में भी फिल हीथ को काफी सारे लोगों ने ये माना कि ये ऑल टाइम बेस्ट पे नहीं थे, जो एक्चुअली में नहीं थे, पर फिर भी इतना गैप लेकर के चलते थे कि और दूसरे बॉडी बिल्डर्स इनका बाल भी बाका नहीं कर पाते थे। खैर वो तो वैसे भी नहीं कर सकते थे फॉर ऑब्वियस रीजन, पर आप बात समझ गए। मार्जिन इतना लेके चलो कि बाकी एथलीट्स आप अगर डाउन भी आओ तब भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। 2017 में भी यही हुआ, फिल हीथ डाउन थे, गट काफी बड़ा था, पर तब भी बिग रैमी उनको हरा नहीं पाए। इस चीज को अगर दूसरे तरीके से समझे तो जजिस का डिसीजन हर बार फिल हीथ के फेवर में ही जाता था। आज ऐसा नहीं कर रहे जजिस, एक एक टाइटल हर साल अब सबको बांट रहे हैं। इसीलिए लाइनअप में अब 4 से 5 मिस्टर ओलंपिया आम खेलते हुए दिखाई देते हैं। जजिस का पुअर जजिंग सिस्टम ही है जिसके चलते लोगों का आज विश्वास इस गेम से उठ गया है, और ये है सबसे ही बड़ा झटका लगने वाला इस ब्रांड को। बॉडी बिल्डिंग हर साल के हिसाब से लॉस बुक कर रहा है। अभी तक भी किसी को ये नहीं पता क्या है अल्टीमेट मेल फिजिक। हर एरा में जजिस ने इसको डिफाइन किया है। आर्नोल्ड के समय पे वो थे अल्टीमेट मेल फिजिक, ली हैने के समय पे वो, ऐसे ही डोरियन, रॉनी और आखिर में फिल हीथ के समय पे वो अल्टीमेट मेल फिजिक बने। आज कौन है? सैमसन, डेरेक या हार्डी या फिर एंड्रयू जैक्ट? खुद जजिस नहीं जानते तो जनता क्या जानेगी। अगर ध्यान से सोचा जाए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमें अपने एरा की अल्टीमेट मेल फिजिक पता ही ना हो। हर एरा में ये फिजिक रही है। पर हाँ, कह सकते हैं कि इस एरा की अल्टीमेट मेल फिजिक थे क्रिस बमस्टेड, जो बॉडी बिल्डिंग डिवीजन से बिलोंग भी नहीं करते, और अब सबसे बड़ा ब्रांड को झटका ये लगा कि वो भी रिटायर कर चुके हैं। और अब आती है सबसे बेवकूफ़ी की चीज़। आज एक ऐसी अल्टीमेट मेल फिजिक है जो आना चाहती है वापस, पर अभी भी ऊपर बैठे हुए लोग चाहते हैं डेरेक लंसफोर्ड को ही टॉप पे बिठा के रखना। बताओ कौन है वो? फिल हीथ कई बार अपने मुंह से बोल चुके हैं कि मुझे आप पैसे दो, मैं ओलंपिया में compete करने आना चाहता हूँ। किस चीज का पैसा मांग रहे हैं? अपनी फेस वैल्यू का पैसा मांग रहे हैं। ओलंपिया पे इस वक्त फेस वैल्यू के नाम पे कुछ नहीं है, फिल हीथ पे वो है। पैसा दो और बुलाओ उन्हें। फिल ने यह भी कह दिया था कि अभी तो आ भी जाऊंगा, और आज से 2-3 साल बाद बोलोगे तब मेरी एज ऑलमोस्ट 50 साल हो जाएगी, तब नहीं आऊंगा। एक बार नहीं, फिल ने काफी बार इस चीज का इशारा दिया है, और अभी भी एक ठीक ठाक शेप में है। मैं ये नहीं कहता फिल हीथ आएंगे और जीत जाएंगे, वो नहीं हो सकता है, पर वो एक ब्रांड वैल्यू जरूर लाएंगे। पर ओलंपिया वालों ने तो अपने कान में उंगली डाल के रखी हुई है। वो ये भूल गए हैं कि ये एक शो बिजनेस है, यहाँ पे फेस वैल्यू चलती है। फिल हीथ पे पैसा डाल के वो कोई घाटा बुक नहीं करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा पैसा रिकवर कर लेंगे टिकटें बेच के और नए स्पॉन्सर्स लाके। इसके बाद आता है दोस्तों सबसे बड़ा रीजन बॉडी बिल्डिंग की गिरावट का, वो है टू मच इन्फॉर्मेशन। ये ट्रेंड मैं बोलूंगा निक वॉकर ने स्टार्ट करा है और हंटर लब्राडा जैसे एथलीट्स ने स्टार्ट करा है, जिन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी अपने बारे में। हर एक चीज डेली एक पोस्ट डाल डाल के बता दी, मैं क्या खाता हूँ, किस टाइम उठता हूँ, कितना सोता हूँ, कितना वजन मेरा उठते टाइम था और कितना वजन मेरा सोते टाइम है। अपने पोजेस को पूरे साल ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हम ही उनके कोच बैठे हैं, और घड़ी घड़ी सेम बॉडी दिखा दिखा के पूरे साल तक लोगों के अंदर की एक्साइटमेंट मार दी इन लोगों ने। जिज्ञासा तो तब होती है ना जब आपको किसी चीज के बारे में पता ही ना हो। मिसाल के तौर पे आज मुझे इस मूवी को देखने की जिज्ञासा है,
क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या होने वाला है। पर अगर मुझे सारी स्टोरी पहले से ही बता दी जाए तो, रोज कितनी मूवी बन रही है, कौन सा सीन शूट हो रहा है, क्या उस सीन में दिखाया जाने वाला है, सब पता लग जाए तो एक्साइटमेंट किल हो जाएगी। ये गलती कर रहे हैं आज एथलीट्स, और ठीक यही गलती इस साल कियान पियर्सन ने भी करी। इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी अपने बारे में, हाइप तो अच्छी बटोरी, लेकिन ओलंपिया में देख करके इन्हें उतना मजा नहीं आया। हालांकि टाइटल को जीत गए, लेकिन उसके बाद एक और कॉम्पिटिशन जो ये वाला खेला था इविल्स प्राग प्रो, इसमें एकदम खराब थी इनकी बॉडी। हाइप क्रिएट करी ओवर डिलीवर करने की, पर अंडर डिलीवर कर गए। निक वॉकर भी अंडर डिलीवर कर गए, इसलिए उनको इस साल एक नया नाम मिला, निक टॉकर। और ये जो ट्रेंड चल रहा है ना सोशल मीडिया पे ओवर इन्फॉर्मेशन डालने का, इसमें मैं इन लोगों की गलती भी नहीं मानूंगा पूरे तरीके से। कुछ हद तक ये सोशल मीडिया का दौर ही ऐसा है कि सारे फील्ड्स में से स्टारडम खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हद से ज्यादा हमें मिलने लग गई। घड़ी घड़ी पल पल की खबर मिलती है। पहले मैगजीन्स मिलती थी तो पूरे महीने वेट करना पड़ता था, और बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स को पढ़ने की एक अलग ही एक्साइटमेंट लोगों में होती थी, इसलिए बॉडी बिल्डिंग में स्टार्स होते थे। इसके बाद लास्ट पॉइंट, पुअर ओलंपिया ओनरशिप। देखो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग का सारा दारो मदार ना ओलंपिया के ऊपर डिपेंड करता है। जेक जब से ओलंपिया में आए हैं ना, आप ये देखो तब से ओलंपिया का लेवल लगातार गिरा है। हर साल लगता है कि इससे और नीचे ये लोग कितना गिरेंगे, ये और नीचे गिर के दिखा देते हैं अगले साल। आज ओलंपिया की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हम इंडियंस को 7,000 रुपए देने पड़ते हैं। आज से 6 साल पहले ओलंपिया फ्री था, और जो क्वालिटी आती थी ना, आप ये देखो, मुफ्त में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती थी। आज पैसे देकर के इतनी गंदी क्वालिटी मिलती है। और अब तो हालत ऐसी हो चुकी है कि ओलंपिया से ज्यादा प्राइज मनी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर देने वाले अपने आर्नोल्ड क्लासिक में, जो अब होने वाला है इसी 2026 में। इससे ओलंपिया की बची कुची रेपुटेशन पे और भारी चोट लगने वाली है। एक अच्छी चीज सिर्फ ये हो रही है इस समय पे कि आर्नोल्ड क्लासिक अपनी हाइप बढ़ा रहा है, और अब ज्यादा करके बॉडी बिल्डर्स टॉप लेवल के आर्नोल्ड क्लासिक में खेलते हुए भी हमें दिखते हैं। साथ ही साथ आर्नोल्ड हर एक वो चीज भी बेहतर ऑफर करते हैं जो जेक वुड अपने ओलंपिया में नहीं कर पाते। आपने ये गौर किया कि हम सब लोग आर्नोल्ड के रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहते हैं, ज्यादा करके इन रिजल्ट्स में एक रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है, और सब लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक ठाक रिजल्ट्स ही गए। ये हर साल ऐसा ही होता है। कभी कभार होता है कि बहुत बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल आर्नोल्ड क्लासिक चला जाए, पर आमतौर पे कंट्रोवर्सी होती नहीं है इस कंपटीशन में। पिट्सबर्ग प्रो जैसे तक में हो जाती है, पर इसमें नहीं होती। लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है, लाइटिंग भी काफी बेहतर होती है कि उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और फ्री में हम लोगों को आर्नोल्ड क्लासिक दिखाया जाता है, जो ओलंपिया वाले तो कभी भी ना करें। कुल मिलाकर के ये नई ओलंपिया ओनरशिप एक कैश काउ की तरह इस पूरे बॉडी बिल्डिंग के गेम को देख रही है, और इसीलिए ये ब्रांड अब डैमेज हो रहा है। अगर ऐसे ही हर साल नए मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस बनते चले जाएंगे तो ओलंपिया अपनी एक्सक्लूसिविटी खो देगा और एक आम कंपटीशन की तरह ही बन जाएगा। ये बात मैंने आज से 7 साल पहले बोली थी, जब सब लोग परेशान थे कि सिर्फ फिल हीथ को ही क्यों जिताते रहते हैं। तब मैंने यही बताया था कि एक इंसान जब लगातार चैंपियन बनता रहता है ना, तो उससे ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। पर ज्यादातर लोग उस टाइम मेरी बात को समझे नहीं, क्योंकि लोग हमेशा से ये चाहते थे एक नया मिस्टर ओलंपिया हर साल बने, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इस नएपन के चक्कर में आज ओलंपिया ब्रांड खराब होता जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग डूब रही है। और आज की हालत यह, ना तो क्लासिक में कोई सिंगल साइडेड विनर दिखता है, ना मेंस ओपन में कोई फेस है लीड करने के लिए, ना मेंस फिजिक में कोई फेस हमें दिखता है अली बिलाल के अलावा और रायन टेरी के अलावा। वहां पे थोड़ा बहुत कुछ है अभी, और इसके अलावा कोई डिवीजन बचती भी नहीं है, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन कभी भी इस गेम को लीड नहीं करती है। ये बात फैक्ट है और बहुत ही कड़वी है सुनने में। और इतनी सारी डिवीजन्स, जब 500 से 600 एथलीट्स ओलंपिया में आके खेलते हैं ना, तो गेम का बोरिंग बनना और सीट्स का खाली जाना लाजमी है। गेम चाहे बॉडी बिल्डिंग का हो या WWE जैसा रेसलिंग का हो, फेस का होना सख्त जरूरी है, और उसके बाद यूटिलाइजेशन उस फेस का करना उससे भी ज्यादा जरूरी।